एक बार अकबर और बीरबल सैर पर निकलते हैं। तो चलते चलते अकबर बीरबल से कहते हैं, देखो बीरबल, हमारे राज्य में सब कितने खुशहाल हैं। इस पर बीरबल कहते हैं, महाराज खुशहाल तो हैं, मगर एक बात कहूं कि इंसान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। धन के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, किसी हद तक भी जा सकता है। तो इस बात पर अकबर को गुस्सा आ जाता है। अकबर कहते हैं, बीरबल ये बात तो मुझे सिद्ध करके बताओ। तो इस बात पर बीरबल पूरे शहर में मुनादी करवा देते हैं और कहते हैं कि पूस की सर्द रात में जो भी अपनी गर्दन तक जल स्तर वाले तालाब में रात भर खड़ा रहेगा, उसको उसके शरीर के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा। तो उनके राज्य में एक बुजुर्ग था जिसकी बेटी की शादी होनी थी, उसको धन की आवश्यकता थी। तो वो जाके तालाब में खड़ा हो जाता है और रात भर तालाब में खड़ा रहता है। सुबह जब वो दरबार में जाता है तो कहता है, महाराज हमने अपनी शर्त पूरी कर दी, आप मुझे मेरा उचित इनाम दीजिए। तो अकबर के मन में तो एक ही बात चल रही थी, भला मैं गलत कैसे साबित हो सकता हूं। तो इस पर अकबर उस बूढ़े से पूछते हैं, ये बताओ तुम रात भर इतने ठंडे पानी में खड़े कैसे रहे। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है तो वो कहता है, महाराज आपके महल में एक दीपक जल रहा था जिसको मैं रात भर देखता रहा और मैंने सोचा कि मुझे इससे ऊष्मा मिल रही है, मैं इसको जान के रात भर खड़ा रहा। तो इस बात पर अकबर कहते हैं, इसका मतलब तुमने बेईमानी की है। शर्त पूरी करने के लिए तुमने उस दिए की आंच ली है, इसीलिए तुम्हें सर्दी नहीं लगी। तो उस बुजुर्ग को अकबर जेल में डलवा देते हैं और उसको पुरस्कार भी नहीं मिलता है। अगले दिन फिर दरबार लगता है, मगर उस दरबार में सभी कवि आए हुए थे, सभी दरबारी आए हुए थे, बीरबल गायब थे। अकबर अपनी सेना को आदेश देते हैं, ढूंढ के लाओ बीरबल है कहां। सैनिक बीरबल को ढूंढने जाते हैं, थकार के वापस आ जाते हैं और कहते हैं, महाराज बीरबल तो हमें नहीं मिले। तो अकबर अपनी सेना सजवाते हैं और खुद ही ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। और ढूंढते ढूंढते जब जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं बीरबल ने एक बांस के खंभे पर बहुत ऊंची एक हांडी टांग रखी है और नीचे आग जलाने में लगा हुआ है। तो इस पर अकबर कहते हैं, बीरबल ये तुम क्या कर रहे हो। बीरबल कहते हैं, महाराज आज खिचड़ी खाने का मन था तो मैंने सोचा क्यों ना आज खिचड़ी बनाई जाए, तो वही बना रहा हूँ। आप भी बैठिए, खिचड़ी जैसी तैयार हो जाएगी तो आप भी खाना, मैं भी खाऊंगा। तो इस बात पर अकबर के बिस्तर लगवा दिए जाते हैं और अकबर वहां बैठ जाते हैं। बैठे बैठे शाम हो जाती है। अकबर देखते हैं कि हांडी तो बहुत ऊपर टांग रखी है और आग को फूंक फूंक के तेज करने में लगे हुए हैं बीरबल, मगर खिचड़ी पकने का नाम ही नहीं ले रही। तो अकबर को गुस्सा आ जाता है। अकबर कहते हैं, बीरबल ये क्या बेहुदगी है, ऐसे भी कहीं खिचड़ी पकती है। तुमने हांडी तो इतने ऊपर टांग रखी है और आग नीचे जला रहे हो, ऐसे तो उसमें आंच ही नहीं लगेगी और ऐसे तो खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। तभी बीरबल कहते हैं, महाराज जैसे वो बूढ़ा व्यक्ति आपके दीपक को देखकर रात भर तालाब में खड़ा रहा, ऐसे ही मेरी खिचड़ी भी पक जाएगी। फाइनली अकबर बीरबल की बात को समझ जाते हैं और हंसने लगते हैं। दोनों दरबार के लिए निकलते हैं। दरबार में पहुंचते हैं, उस बूढ़े को बुलाया जाता है और उसको उसका उचित इनाम दे दिया जाता है। तभी बीरबल अकबर को यह भी समझाते हैं कि महाराज आपके राज्य में भले ही बहुत लोग खुशहाल हों, मगर कहीं ना कहीं समस्याएं तो लोगों के जीवन में हैं। तो इसके लिए आपको और काम करने की आवश्यकता है, जिससे कि लोगों के जीवन में और बेहतरी आ सके। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारा बुंदेलखंड में। दोस्तों ये कहानी आपने कहीं किताबों में भी पढ़ी होगी, किसी ने अपने दादी दादाजी से, नानी से सुनी होगी। कहानी बहुत अच्छी है और बहुत कुछ सिखाती भी है, मगर मुझे इस कहानी में सबसे अच्छा कुछ लगता है तो वो है बीरबल का किरदार। और मैंने इस बीरबल के किरदार के बैकग्राउंड को जाना तो मुझे पता लगा महेश दास जी, जिनका जन्म कालपी में हुआ, वो आगे चलकर अकबर के 9 रत्नों में शामिल हुए और बीरबल नाम से जाने गए। और बीरबल अपने तेज दिमाग और यूनिक नजरिए के लिए बहुत फेमस थे। तो चलिए साथियों, जब हम कालपी आ ही गए तो हम बुंदेलखंड में प्रवेश करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी प्रदेश का जो प्रवेश द्वार होता है वो उत्तर दिशा में माना जाता है। तो इस प्रकार से कालपी की जो भौगोलिक स्थिति है वो बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार के रूप में बनती है। तो साथियों, अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि हमारा बुंदेलखंड में आज हम कालपी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, कालपी पर चर्चा शुरू करते हैं। कालपी एक पौराणिक शहर है और वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक तहसील और नगर पालिका के रूप में स्थित है। कालपी सन 1858 से ही एक नगर पालिका परिषद है, लेकिन तब इसका महत्व जालौन के मुख्य शहर यानी कि उरई से भी ज्यादा हुआ करता था। यह छोटी छोटी और तंग गलियों वाला शहर कानपुर और झांसी हाईवे यानी कि NH 27 पर यमुना के किनारे बसा हुआ है
और अपने भीतर एक बड़ा इतिहास समेटे हुए है। साथियों, माना तो यह भी जाता है कि कालपी शहर 4वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा बनाया गया था। और अगर इसको पौराणिक काल से जोड़ा जाए तो पता चलता है कि भगवान कृष्ण के सुपौत्र शाम को जब दुर्वासा ऋषि श्राप दे देते हैं और शाम इसी कालपी शहर के सूर्य कुंड में स्नान कर कोढ़ मुक्त हो जाते हैं, तभी शाम द्वारा इस शहर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया जाता है। तब इस शहर का नाम कालप्रियनाथ यानी कि सूर्य भगवान के नाम पर कलप्रिय रखा जाता है और फिर धीरे धीरे यह कालपी के रूप में प्रसिद्ध हो जाता है। कभी यहाँ भाई दूज पर, जो कि दीपावली के बाद आती है, भारत का सबसे बड़ा मेला लगता था और एक सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा में है और दूसरा कालपी उत्तर प्रदेश में। और इतना ही नहीं साथियों, महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी का जन्म भी कालपी के यमुना किनारे एक द्वीप में हुआ था और यहीं पर वेदव्यास जी ने गणेश जी के साथ मिलकर महाभारत की रचना की थी। लेकिन आज उनकी समाधि पर बना हुआ व्यास मंदिर एक बहुत बड़े तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। कालपी की बात यही नहीं खत्म होती है, कालपी में एक लंका मीनार भी बनी हुई है। इसका निर्माण माना जाता है कि मथुरा प्रसाद जी ने सन 1857 ईस्वी में करवाया था और जो मथुरा प्रसाद जी थे वो बुंदेलखंड के पहले वकील हुआ करते थे और मथुरा प्रसाद जी रावण का किरदार भी करते थे। तो जो रावण का किरदार था उसमें जो शिव भक्ति थी उसने मथुरा प्रसाद जी के अंदर एक अलग ही छाप छोड़ी, तभी उन्होंने इस मीनार का निर्माण कराया था। अगर इस मीनार की बात करें तो ये मीनार 210 फीट ऊंची है और 7 मंजिलों में बनी हुई है और इसके निर्माण में लगभग 20 साल का टाइम लगा था और उस टाइम इस मीनार में 2 लाख रुपए का खर्चा आया था, जो कि मथुरा प्रसाद जी ने अपनी जेब से किया था। और इतना ही नहीं साथियों, लंका मीनार परिसर में एक मेघनाथ की भी मूर्ति बनाई गई है और देश के सबसे बड़े नाग नागिन की मूर्ति भी इसी परिसर में बनी हुई है। इस मीनार की एक खासियत और है कि इस मीनार की जो 7 मंजिलें हैं उन तक पहुंचते पहुंचते 7 चक्कर भी पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ की मान्यता ऐसी है कि इस मीनार में भाई बहन एक साथ कभी नहीं जाते हैं क्योंकि 7 फेरे होने की संभावना है। कालपी में यमुना नदी के तट पर बनी हुई ब्रिटिश सिमेट्री एक शमशान घाट है जहां रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच 1858 में हुए युद्ध में 17 सैनिक शहीद हुए थे, उनकी कब्र आज भी बनी हुई है। और जो वो सिमेट्री बनी हुई है वहां से यमुना का बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलता है। और उसी सिमेट्री के पास एक सुरंग बनी हुई है जो कि कालपी को सीधा झांसी से जोड़ती है, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं लगभग 150 किलोमीटर लंबी एक सुरंग है। हालांकि ये सुरंग और सिमेट्री दोनों ही रिनोवेशन के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। इन्हें इंतजार है साथियों कि हमारा शासन प्रशासन कब इनकी ओर एक दृष्टि डालेगा। और कालपी के दक्षिण में 84 दरवाजों वाला एक गुंबद भी बना हुआ है और उसको तो बल हेरिटेज साइट का दर्जा भी मिला हुआ है। ये एक 4 दीवारी से बना हुआ 9 गुंबदों वाला एक आंगननुमा आकार जैसा बना हुआ है और इसका जो सेंट्रल गुंबद है उसमें 2 कब्र भी बनी हुई हैं। कहा यह भी जाता है जो आगरा के ताजमहल का कॉन्सेप्ट है वो इसी गुंबद से प्रेरित है। और इस गुंबद के बनने का समय लेट 15 और अर्ली 16 सेंचुरी के बीच में माना जाता है। ये गुंबद एक इस्लामिक स्ट्रक्चर है, इसका निर्माण लोधी सुल्तानों द्वारा कराया गया था। और यमुना के तट पर बनी हुई एक इमारत गवर्नर हाउस के नाम से प्रसिद्ध है जिसकी दीवारें लगभग 9-9 फुट तक चौड़ी हैं। और इस वर्गाकार भवन का निर्माण चंदेलों के शासनकाल में हुआ था और बाद में ये मराठों के गवर्नर का आवास बना। और 1857 की क्रांति में ये रानी लक्ष्मीबाई का मंत्रणा एवं विश्राम गृह। जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कभी कानपुर जाया करती थी तो इसी भवन में ठहरा करती थी। इसी भवन के पीछे गहराई में जमुना जी है जहां रानी का घोड़ा बादल छलांग लगाता है और घायल हालात में नदी के किनारे किनारे ग्वालियर की ओर बढ़ता है। और वहीं रास्ते में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बादल ग्वालियर के किनारे अपनी आखिरी सांस लेते हैं। ये गवर्नर हाउस जिसकी दीवारें 9-9 फुट तक चौड़ी थी, किसी भी बम गोला बारूद के हमले से बहुत ही ज्यादा सुरक्षित था। कालपी मेडिवल यानी कि मध्यकाल के समय कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन रही और 16वीं सदी में चित्तौड़ के राजपूत राजा राणा सागा का शासनकाल रहा। और कालपी में ही सन 1528 में राणा सागा के साथियों द्वारा जहर देकर उनको मार दिया जाता है और बाबर कालपी को अपने कब्जे में ले लेता है। और जैसे ही 18वीं सदी आती है कालपी मराठों के अधीन आ जाती है और 19वीं सदी के शुरुआत में ही कालपी अंग्रेजों के अधीन हो जाती है।
और 1860 में जालौन के राजाओं को हटाकर अंग्रेज शासन अपने हाथ में ले लेते हैं। और बीच में छोटे छोटे गैप्स के अलावा 1947 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के राजनीतिक एजेंट द्वारा कालपी पर शासन किया जाता है। ये तो साथियों कालपी का इतिहास था। अब कालपी के व्यवसाय की बात करते हैं। कालपी में व्यवसाय की बात की जाए तो सरसों के तेल के मिल और जमुना किनारे कृषि में किए जाने वाले नए नए प्रयोग बहुत महत्व रखते हैं। तेल की मिलों से सरसों का तेल, जानवरों की खरी के लिए आसपास के छोटे और बड़े बाजार कालपी पर निर्भर रहते हैं। वीडियो को बहुत शॉर्ट करने का प्रयास किया साथियों, तब भी वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन क्या किया जाए, कुछ मुद्दों को यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। देखिए, अलग अलग शासक हुए तो उनका प्रभाव भी समाज पर देखा जा सकता है। शहर ने बहुत सारी लड़ाइयां भी देखी और बहुत दमन भी झेला। कालपी में कभी उद्योगों पर हमले हुए तो कभी धर्म, कभी समाज, तो कभी संस्कृति पर। और आगे चलकर 1970 में जातिगत अत्याचार हुआ, जिसका परिणाम फूलन देवी और उनका डाकू बनना, और फिर डाकुओं का जाति विशेष पर नरसंहार। आप लोग निश्चिंत रहिए, फूलन देवी पर एक अलग और डीप चर्चा करेंगे। मगर ये सारी समस्याएं कालपी और आसपास के क्षेत्र ने बहुत देखी हैं और हमारे देश के इस शहर का पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन और देश की विकास यात्रा से बहिष्कृत किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कालपी के नजदीक कानपुर देहात के चौरा गांव में लगने वाली बकरा मंडी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर नस्ल के बकरे बकरियों का बहुत बड़े लेवल पर व्यापार होता है। इतना ही नहीं साथियों, इस मंडी से दक्षिण भारत के मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरों के लिए मटन के लिए बकरे बहुत ज्यादा मात्रा में भेजे जाते हैं। और ईद के समय तो वेस्ट एशिया के लिए यहां से बकरे एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं। और कालपी का एक बहुत फेमस उद्योग है हैंडमेड पेपर, यानी हाथ से बने हुए कागज। आला उदल की कहानी में एक बहुत अच्छी लाइन है कि कागज लेके कालपी वालों पाती लिखत बनाफर राय, यानी कि बनाफर राजा जब किसी को पत्र भेजते थे तो पत्र की एक यूनिकनेस होती थी कि कागज हमेशा कालपी वाला यूज किया जाता था। यानी कि आप कह सकते हैं ये कालपी का हैंडमेड पेपर पूरे हिंदुस्तान में फेमस था। और इसकी सबसे अच्छी बात यह थी कि यह पेपर की लुगदी और होजरी के बेस्ट मटेरियल से बनाया जाता था। और इसमें अलग अलग छाप देने के लिए हाई क्वालिटी मेटल जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, कॉपर, ऐसे मेटलों का प्रयोग किया जाता था। साथियों, यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, जिनकी तारीफ देश के पटल पर की जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों की वजह से कालपी की पेपर इंडस्ट्री क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया मूवमेंट को बहुत प्रमोट कर रही है। आई थिंक साथियों, ये भी कह सकते हैं कि ये कालपी का क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया मूवमेंट को एक साइलेंट सपोर्ट है। और दुख की बात तो ये है कि जमुना मैया हर साल इस शहर को डुबा देती हैं, क्योंकि इसकी मेन वजह है कि पानी के साथ जो छेड़छाड़ होती है वो मेनली ऊपर के इलाकों में की जा चुकी होती है और उसका प्रकोप झेलती है कालपी। कालपी वासियों को हाथ में आता है तो दिल्ली द्वारा धोई हुई गंदगी का पानी। और इसके कॉन्सिक्वेंस ये हैं साथियों कि यहाँ लगातार डायरिया और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से लोगों की जान जा रही है। एक्चुअलिटी तो ये है साथियों कि कालपी की जो ऐतिहासिक धरोहर है वो सरकार और इन्वेस्टर की एक मदद के लिए हकदार भी है। आपने देखा होगा मथुरा और कानपुर में जैसे यमुना के घाट पर पक्के घाट बने हुए हैं, यहाँ पर भी अगर पक्के घाट बनाए जाएं तो टूरिज्म को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सकता है। और अगर सूर्य मंदिर को रिस्ट्रक्चर किया जाए तो भाई दूज पर लगने वाले मेले को पुनर्जीवन भी मिल सकता है और सरकार के वोकल फॉर लोकल मिशन को बूस्ट मिलेगा। लंका मीनार का सुंदरीकरण और व्यास जी के मंदिर का एक्सटेंशन इस शहर की इकोनॉमी को, टूरिज्म रेवेन्यू को एक बड़ा अमाउंट दिलाने में की फैक्टर साबित हो सकता है। और साथियों, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कालपी की दिशा और दशा दोनों एक्सप्लेन करने के लिए। होपफुली साथियों आप लोग भी अपना बेस्ट करें और ये वीडियो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को टैग करें, कलीग और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और बुंदेलखंड के प्रवेश द्वार कालपी में एक बार जरूर विजिट करें और यहाँ के मठा के आलू और आलू के पराठे का स्वाद जरूर लें। अपना फीडबैक कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका फीडबैक और कमेंट हमें बेहतर बनाने में मदद करेगा।
और साथियों, हमा बुंदेलखंड सीरीज में आपको अगला वीडियो किस विषय पर चाहिए ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।